Good morning everyone. I'm Preeti Singh present here for history class of 9th standard. Students, as you know, our second chapter is running now. So today I'm going to discuss the second topic of the first portion in your lesson. Lesson name is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Okay. See, first one. Topic is industrial society and social change. Okay, about the division of society already discussed. Three groups were there, like as radicals, conservatives and liberals. See at first point, it was a time of profound social and economical changes. Okay, industrialization brought men, women and children to factories. Working hours were often long and wages were poor. Unemployment was a common. Clear? So ये वो फेज है, वो टाइम है जिसमें क्या हो रहा है, सोसाइटी और इवन सोसाइटी में इकोनॉमिकल चेंजेस भी काफी ज्यादा आ रहे हैं और इस टाइम फैक्ट्रीज यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हो चुका था पहले से. तो यहाँ पे मेन वुमेन और चिल्ड्रेन ये सब फैक्ट्रीज आ चुके हैं. एंड देन बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे वर्किंग आवर्स जो है वो बहुत ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंग कंपेयर में वेजेस बहुत ज़्यादा कम है और अनएम्प्लॉयमेंट तो कॉमन है इस टाइम में. तो यू नो कि प्रॉब्लम क्या होगी, जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो वर्क फोर्स माने वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा रहेगा. यानी वर्कर्स या लेबर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे तो कम से कम प्राइस या वेजेस पर भी काम कर लेंगे. नेक्स्ट वन फाइन, हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन वर ग्रोइंग रैपिडली. ओके, अब यहाँ पे जब भीड़ बहुत ज़्यादा यू नो स्लम्स हैं तो क्या होगा, वहाँ पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम आनी है. और ये वो टाइम था जब क्या टाउन्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे, नए नए टाउन्स या शहर वगैरह बसाए जा रहे थे. नेक्स्ट वन, लिबरल्स एंड रेडिकल्स. सी दिस पॉइंट स्टूडेंट्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड आर इंडस्ट्रियल वेंचर्स. अब यहाँ पे क्या था, पहले हमने देखा कि रेडिकल्स या लिबरल्स क्या करते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के थोड़े अगेंस्ट थे, बट इनके पास भी खुद की क्या थी, प्रॉपर्टी थी. और फिर वो क्या करते थे, जब इनके पास प्रॉपर्टी थी लेकिन वो प्रॉपर्टी इन्होंने कैसे बनाई थी, कुछ ट्रेड के थ्रू और कुछ इन्होंने इंडस्ट्रियल वेंचर्स या व्यवसाय के थ्रू इन्होंने बनाया हुआ था. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, दे फील दैट बेनिफिट्स would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. Okay? अब इन्होंने एक चीज यहाँ पे फील करा, that was very good also, कि इकोनॉमी बेहतर हमारी होगी कैसे, अगर हमारे सिटीजन्स क्या हो, एजुकेटेड हो और जो वर्कर्स है, जो वर्कफोर्स यहाँ पे है वो कैसे होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए. तो हेल्थ एंड एजुकेशन यू नो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सोसाइटी या डेवलपमेंट के लिए. तो ये समझ में किसको ये चीज समझ में आई, दे दैट मींस लिबरल्स एंड रेडिकल्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ फ्रीडम. और एक चीज वो क्या कहते हैं, यहाँ पे ये बात तो उन्होंने रखी, एंड इवन खुद ये प्रिविलेज के अगेंस्ट थे, जो स्पेशल राइट था वो ये अपोज करते थे, उस चीज का विरोध करते थे. बट और ये आगे कहते हैं कि इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वाज इंश्योर्ड, इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल could operate without restraint, they believed that societies would develop. Okay? इन्होंने कहा कि अगर सोसाइटी में इंडिविजुअली हर कोई फ्री हो और उसमें जो फ्रीली वो काम कर सके और उसके साथ साथ जो पुअर पीसेंट्स या फार्मर्स या लेबर्स हैं वो भी फ्री होकर काम कर सके, उनको भी जॉब मिल सके. एंड देन जिनके पास यू नो कैपिटल्स पूंजी है वो भी क्या करे, बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी रोक टोक के अपने हिसाब से उस पूंजी को इन्वेस्ट करें और वो काम करें, तो डेफिनेटली क्या होगी, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा. नेक्स्ट वन, अब देखो यहाँ पे कि इन फ्रांस, इटली, अब इस टाइम में अलग अलग क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लोग अलग अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और इनकी इन बातों से लिबरल्स और रेडिकल की इन बातों से बहुत ज़्यादा लोग इम्प्रेस भी होते हैं, तो उनके आसपास कम्युनिटी के फॉर्म में काम भी करने लगते हैं, इवन इससे जुड़ने लगते हैं. अब ऐसे में देखिए, France, Italy, Germany and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरोप में अलग अलग तरह से सोशलिज्म तो फैल ही रहा है, बट यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्रांतिकारी अपने आप को यूनिट कर लेते हैं और इनका टारगेट क्या होता है, इन ग्रुप या क्रांतिकारी
वालों का, रिवोल्यूशनरीज का, कि जो मोनार्क है, जो राजतंत्र है, ऑटोक्रेसी है, इसको क्या करें, खत्म कर सके जड़ से। एंड देन नेशनलिस्ट, सीरियस नेशनलिस्टिक टॉक ऑफ रिवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। अब जो नेशनलिस्ट हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, ये क्या चाह रहे हैं कि एक ऐसा नेशन हो जहाँ पे हर एक सिटीजन्स के पास क्या हो, इक्वल राइट्स हो, किसी के भी साथ किसी भी तरह का अलग अलग भेदभाव ना किया जाए। एंड देन स्टूडेंट्स, see after 1815 Zizek Mesny, you will find the name and you will deeply study about that personality in your next class. But in Italian nationalists conspired with others to achieve this in Italy. Okay, means Zizek Mesny ने भी इटली में यही करा हुआ था। उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा हुआ था किसके खिलाफ, इटली में जो उनकी मेन सत्ता थी पहले की, उसके खिलाफ। सर एंड नेशनलिस्ट elsewhere including India read this writing sir, इनके बारे में इंडिया या वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पढ़ा गया जो भी इन्होंने राइट करा हुआ था। स्टूडेंट सी नेक्स्ट हेडिंग है टॉपिक, द 1.3 टॉपिक इज द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। ओके, मीन्स सोशलिज्म जो था पूरे यूरोप में कैसे स्प्रेड हो रहा था वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। सी first line, perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. Okay? कि अब सोसाइटी कैसी होगी, इसका मेन जो विजन था इस समय वो क्या था, लोग किस तरह से देख रहे थे कि अब सोसाइटी को जो रिस्ट्रक्चर किया जाएगा वो किसकी वजह से होगा, सोशलिज्म की वजह से, जहाँ पे क्या होगा, चारों तरफ सोशलिज्म ही होगा। नेक्स्ट वन, सोशलिस्ट सॉ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मीन्स अब सोशलिस्ट जो है वो क्या देखते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल ऑफ द टाइम। ओके, बिकॉज दे ऑल्सो अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वन थिंग इज देयर कि रूट ऑफ ऑल सोशल इल ऑफ द टाइम। वाई, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वही सामाजिक बुराइयों की जड़ है। ओके, तो ये चीज देखते हैं कि उन्होंने ऐसा इतनी बड़ी बात क्यों कही। नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम, द प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज कंसर्न्ड ओनली विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। Means students, you have to see the question in your book. Question क्या है यहाँ पे कि how could a society without property operate? What would be the basis of socialist society? Okay, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सोसाइटी में जब इतनी बड़ी बात ये आगे बोल रहे हैं तो क्वेश्चन उठता है कि सोसाइटी बिना प्रॉपर्टी के या बिना वेल्थ के कैसे रन करेगी। ओके, तो ये मीनिंग लिखेगा कि प्रॉपर्टी वर द कंसर्न बाई, और इन्होंने अपोज क्यों किया था कि जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल गेन पर फोकस करते हैं, उनका अपना प्रॉफिट होना चाहिए, नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। जो उनके लिए उनकी प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाता है उसके फेवर में, उसके लिए वो बिल्कुल भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं करना चाहते। सो दे वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सम सोशलिस्ट बिलीव्ड, सम सोशलिस्ट हैं कि वो किसमें बिलीव कर रहे हैं, कोऑपरेटिव्स। ओके, कोऑपरेटिव्स, अब यहाँ पे एग्जांपल आपको मिलेगा आपकी बुक में कि रॉबर्ट ओन, ही वाज फ्रॉम इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स मीन इंडस्ट्रियलिस्ट, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, means in USA। उन्होंने एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश करी, और वो कैसी कोऑपरेटिव कम्युनिटी होगी जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, न्यू हार्मनी, यूएसए के पर्सपेक्टिव में करा हुआ था उन्होंने। एंड नेक्स्ट देखिएगा, अदर हैंड सोशलिस्ट डिमांडेड, दूसरी तरफ कुछ ऐसे सोशलिस्ट हैं, दे वर डिमांडेड दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव्स। वो क्या चाह रहे हैं कि कोऑपरेटिव्स को इनकरेज जो है वो कौन करे, गवर्नमेंट करे। ओके, जो कम्युनिटी बेस्ड या सामूहिकता है जो सबके लिए काम करे, इसको यूनाइट करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होगी, गवर्नमेंट की। इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा आपकी बुक में, देखिएगा। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises, right? फ्रांस
इनको इनकरेज कौन करे? गवर्नमेंट करे, और इस कॉपरेटिव्स को वो क्या करे? रिप्लेस करे कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस की जगह। यानी कि कैपिटलिस्ट जो था, कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस यानी कि पूंजीवादी जो उद्यम थे, इसकी जगह किस तरह की चीजों को लाया जाए? कॉपरेटिव्स को। आई होप दिस विल बी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, सी दिस, these cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profit according to the work whatever done by the member. Okay, means अब यहाँ पे आखिर कॉपरेटिव्स कौन थे? अब ये बात आती है। सो कॉपरेटिव्स ऐसा एसोसिएशन था, पीपल का वो ग्रुप था जिसमें क्या करते थे वो लोग अपने से यूनाइट होकर के, सब एक साथ होकर के अपने खेत या जमीन को एक साथ करके वो लोग मिल करके काम करते थे, और फिर जो उसका प्रॉफिट होता था वो आपस में क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, जैसा जिसका काम, जैसा जिसका लैंड होता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सी हियर, कार्ल मार्क्स, सी दिस नेम, दैट इज अ ग्रेट सोशलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. One another person was born, Karl Marx and Friedrich Engels added other ideas to this body of argument. इन्होंने भी इससे आर्गुमेंट भी बोला था, स्पेशली कार्ल मार्क्स argued that industrial society was capitalist. इन्होंने किसके अगेंस्ट बहस की? कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बोला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। ओके, अब ये आगे की लाइंस किसकी है? कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं कि द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉफिट? दैट मीन्स ये कहते थे, एंड दिस वाज ट्रू ऑल्सो, कि जो कैपिटलिज्म है इसमें जो गरीब है वो क्या होता है? और ज्यादा गरीब, क्योंकि जो प्रॉफिट है सारा वो कौन ले रहा है? कैपिटलिस्ट लेके अपने पास रख ले रहा है। ऐसे में वर्कर्स के फेवर में या उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, इवन उनकी वेजेस भी बहुत ज्यादा कम रखे जा रहे हैं, उनकी मेहनत के बराबर भी उनको नहीं मिल पा रहा है। सारा का सारा प्रॉफिट कौन लेके रख रहा है? कैपिटलिस्ट, और इसलिए वो बहुत ज्यादा उसके विरोध में रहते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि कंडीशन ऑफ द वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज अक्यूमुलेटेड बाई प्राइवेट कैपिटलिस्ट, क्योंकि जो प्रॉफिट है पूरा का पूरा कौन रख रहा है? जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट है वो तो उन्हीं के पास रह जा रहा है, उसका थोड़ा सा भी हिस्सा लेबरर्स या वर्कर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में उनकी कंडीशन इंप्रूव होगी, ये सोचा भी नहीं जा सकता। एंड देन और भी वो कहते हैं कि, फिर नेक्स्ट लाइन देखिएगा, मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने क्या कहा कि उनका मानना था, एंड में उन्होंने वर्कर्स को क्या किया? इसके लिए इंकरेज भी किया कि दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स हैज टू construct a radically socialist society where all property was socially controlled and this would be a communist society. उन्होंने क्या कहा कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से खुद को पहले आप क्या करो? फ्री करो। किसको बोल रहे हैं वो? वर्कर्स को, कि अपने आप को पहले आप फ्री करो, अपने आप को इस तरह से एसोसिएट करो, ग्रुप बनाओ, एंड देन फिर जो सोसाइटी होगी जो रेडिकली चेंज होगी, यानी पूरी तरह से जिसमें चेंजेस आ चुके होंगे, एक सोशलिस्ट सोसाइटी हो जाएगी। एंड देन वहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगी वो सोशली कंट्रोल्ड होगी, यानी उस प्रॉपर्टी पे सबका हिस्सा होगा, एंड दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। और वो जो सोसाइटी होगी फ्यूचर में बनेगी, वो कैसी सोसाइटी बनेगी? कम्युनिस्ट सोसाइटी। स्टूडेंट सी नेक्स्ट हेडिंग 1.4, support for socialism. Okay, first one, by the 1870s socialist ideas spread through Europe. इस टाइम तक पूरे यूरोप में सोशलिज्म क्या था? स्प्रेड हो चुका था, एंड इवन स्प्रेड भी हो रहा था। एंड टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, नेमली सेकंड इंटरनेशनल। ओके, सोशलिस्ट क्या कर रहे थे? अपने आप को यूनाइट भी कर रहे थे। ओके, और इसलिए उन्होंने एक इंटरनेशनल क्या करा? बॉडी उन्होंने फॉर्म करी, बनाया, जिसका नाम रखा उन्होंने सेकंड इंटरनेशनल। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। अब जर्मनी और इंग्लैंड में क्या हुआ? वर्कर्स ने ग्रुप भी बना लिया, एंड देन उन्होंने, और इनका मेन यहाँ पे जो मोटिव था ग्रुपिंग का वो क्या था? जो उन्होंने एसोसिएशन बनाना शुरू करा कि बेटर लिविंग कंडीशंस एंड वर्किंग कंडीशन, उनकी लिविंग और वर्किंग कंडीशन में क्या हो? सुधार किया जाए। एंड
दे सेट अप फंड, और इसके लिए उन्होंने क्या किया फिर खुद में, यानी इतनी ज़्यादा यूनिटी वहाँ पे थी, देखिए उन्होंने क्या करा कि खुद फंड को भी सेटअप करना शुरू कर दिया। और किस लिए, जब उनके अपने कम्युनिटी में किसी मेंबर को प्रॉब्लम के टाइम में ज़रूरत पड़ती तो उसी फंड से वो उनको सपोर्ट भी करते थे। एंड उन्होंने वोटिंग राइट्स और वर्किंग आवर्स को कम करने के लिए भी आवाज़ उठानी शुरू करी। देन नेक्स्ट वन, in Germany these associations worked closely with the Social Democratic Party and helped it win parliamentary seats। जर्मनी में क्या हुआ, ये जो एसोसिएशन थे वर्कर्स के या लोअर क्लास के, इन्होंने ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो जर्मनी की थी उसके काफी क्लोजली उसके साथ वर्क करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे वो करते क्या थे कि पार्लियामेंट्री सीट में यानी इलेक्शन में वो इस पार्टी को हेल्प भी करते थे उन्हें जीत दिलाने में। एंड देन और इसके साथ ही क्या हुआ फिर नेक्स्ट वन, बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। 1905 तक सोशलिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियनिस्ट क्या हुए, काफी ज्यादा फॉर्म हुए उन्होंने मिलकर के एक और चीज फॉर्म करी, लेबर पार्टी। ब्रिटेन में उन्होंने एक बड़ी लेबर पार्टी बनाई और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। देख स्टूडेंट्स, अब ये इन्होंने गठन तो कर लिया था बट उसके बावजूद ये काफी बड़े पैमाने पे काम भी कर रहे थे, अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन खुद वो कभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जीत हासिल नहीं कर पाए। बट उसके बावजूद एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स वो क्या रहे, वहाँ पे मेंबर रहे और वो इफेक्ट भी करते थे, यानी कि असेंबली में वो जो रूल रेगुलेशंस बनते थे उसको इफेक्ट भी करते थे। बट बड़े पैमाने पे उन्हें पार्लियामेंट्री सीट की जो जीत थी वो हासिल नहीं हो पाई थी। सो आई होप दिस ऑल पॉइंट्स शुड बी क्लियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट हमारा जो सबसेक्शन था इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है। क्लियर? इन नेक्स्ट वीडियो आई स्टार्ट योर सेकंड वन, सो यू हैव टू रिवाइज दिस ऑल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।